नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दिस इज मी राजीव रंजन सिंह। मैंने फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं, और यह बुक जो है बिहार रिलेटेड किसी भी तरह का एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बिहार रिलेटेड सारे टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे टॉपिक्स लगभग इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किए हुए हैं। और यह बुक जो है स्पेशली बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल हो, एएसआई और ईएसआई, इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार एस्पेक्ट्स सारे जो है वो काफ़ी अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो अब तक हमने इस वीडियो सीरीज में लगभग 25 प्लस लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोगों ने इसका जो हिस्ट्री सेक्शन है उसका एंशिएंट और मिडाइवल ये दोनों कवर कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग अब कवर कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। और लास्ट लेक्चर में हमने सिविल अपराइजिंग्स और ट्राइबल रिवॉल्ट इसकी शुरुआत की थी। लास्ट लेक्चर में हमने नूनिया रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा था, नूनिया रिवॉल्ट, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सॉल्ट पीटर का है, क्योंकि ये रिवॉल्ट ही सॉल्ट पीटर के लिए हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। नूनिया कम्युनिटी जो है वो फार्मर्स होते थे जो सॉल्ट पीटर प्रोड्यूस करते थे, और इसी के लिए इन्होंने रिवॉल्ट किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग दो रिवॉल्ट्स कवर करेंगे। एक तो वहाबी रिवॉल्ट है, और दूसरा इसके बाद हम लोग चेरो रिवॉल्ट कवर करेंगे। दोनों रिवॉल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे आते हैं। लेक्चर शुरुआत करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि जो चैनल है आप लोग वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं वहाबी रिवॉल्ट की। देखिए, वहाबी रिवॉल्ट एक अलग अलग देशों के बीच, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ था, बल्कि काफ़ी मल्टीपल कंट्रीज है जहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ था। बेसिकली वहाबी रिवॉल्ट जो है ये एक इस्लामिक रिवॉल्ट था, जिसमें जो इनके लीडर्स है वो मेनली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मेनली जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, जो इस्लामिक कल्चर है उसका जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था उसके खिलाफ ये लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, कि जो इस्लामिक कल्चर्स है उसमें जो वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट आ रहा था, इफेक्ट हो रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था, उसको कम करना है, उसको रोकना है। तो इंडिया में भी ये रिवॉल्ट हुआ। इंडिया में लगभग 1828 से लेकर के, अच्छा अगर देखिए, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए यानी कि ग्लोबली देखा जाए तो लगभग ये 1700 से लेकर के 1870s के आसपास से टोटल रिवॉल्ट चला था, अगर ग्लोबल देखा जाए अलग अलग कंट्रीज में। तो अगर स्पेशली इंडिया की बात की जाए, और स्पेशली अगर हम बात करें कि बिहार की बात की जाए, तो यह रिवॉल्ट लगभग 1828 से लेकर के 69 तक रहा था, यानी कि इसका इन्फ्लुएंस लगभग 1828 से लेकर के 69 तक रहा, अगर हम लोग बात करें बिहार की। तो वहाबी रिवॉल्ट को वलीउल्लाह रिवॉल्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने
इसके बारे में बात की थी कि जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था जिस तरीके से इस्लामिक कल्चर का, उसको रोकने के लिए। तो वलीउल्लाह को एज अ फाउंडर देखा जाता है। अगर ग्लोबल लेवल की बात की जाए तो वलीउल्लाह को एज अ फाउंडर ऑफ वहाबी रिवॉल्ट माना जाता है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में इसके फाउंडर थे सैयद अहमद बरेलवी। बिहार में सैयद अहमद बरेलवी जो है वो इसके फाउंडर थे, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाबी रिवॉल्ट जो है वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सैयद अहमद जो है बरेलवी, इनको आप सर सैयद अहमद खान से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत की थी। अलीगढ़ मूवमेंट, ये सर सैयद अहमद खान और ये सैयद अहमद बरेलवी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आप इनको एक साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो वहाबी रिवॉल्ट अगर बिहार की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो इसके फाउंडर है सैयद अहमद बरेलवी। टाइम पीरियड क्या है इनका? इसका टाइम पीरियड है 1828 से लेकर के 69 तक। चलिए आगे देखते हैं। तो जो वहाबी रिवॉल्ट है ये अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के, या फिर ये कहिए कि जो वेस्टर्नाइजेशन का जो इफेक्ट हो रहा था इस्लाम के ऊपर, उसके अगेंस्ट में था। ये जो है वहाबी रिवॉल्ट इनके दो मोटिव्स थे, एक तो रिलीजियस और दूसरा पॉलिटिकल। इसको अगर बोला जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाबी रिवॉल्ट जो था एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस विथ पॉलिटिकल मोटिव, विथ पॉलिटिकल मोटिव। रिलीजियस का कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो अगर स्पेशली इंडिया की बात करें तो इनके जो लीडर्स हैं सर सैयद अहमद बरेलवी, उनका कहना था कि इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो दार उल हर्ब, यानी कि लैंड ऑफ काफिर है, और इसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, यानी कि लैंड ऑफ इस्लाम। ये इनका कॉन्सेप्ट था, यानी कि इनका मानना था कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ काफिर्स, यानी कि जो नॉन मुस्लिम है उनका है, और इसको इस्लामाइजेशन करना है, यानी कि एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। तो ये वहाबी रिवॉल्ट का जो रिलीजियस मोटिव है और साथ ही साथ इनका पॉलिटिकल मोटिव है। तो ये था कंप्लीट वहाबी रिवॉल्ट। अगर बात की जाए बिहार की तो सर सैयद अहमद जो सैयद अहमद है, उन्होंने बिहार में 4 खलीफास को इस्टेब्लिश किया था। 4 खलीफा थे जिनका मेन जो पर्पस था, मेन जो फंक्शन था वो ये था कि बिहार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसे इकट्ठे करना है, और जो मेन इसका सेंटर था, इसका मेन सेंटर जो था वो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, यानी कि अभी का लाहौर पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर था। तो यहाँ से पैसे कलेक्ट करना, साथ ही साथ रिक्रूट्स कलेक्ट करना, और उसको जो मेन सेंटर है पंजाब वहाँ पर उनको पहुँचाना था। तो बिहार से पैसे कलेक्ट किए जाते थे इसके लिए, और बिहार से काफ़ी रिक्रूट्स जो थे, काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, उनको वहाँ पर भेजा जाता था। अगर बात की जाए वहाबी को, तो वहाबी का मतलब होता है वहाबी का मतलब जो होता है वो है द डिसिपल ऑफ अब्दुल वहाब।
चलिए इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। तो वहाबी रिवॉल्ट, इसके फाउंडर हुए सैयद अहमद बरेलवी। ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, बट इसके साथ इनका एक पॉलिटिकल मोटिव भी था। वहाबी का मतलब होता है अ डिसिपल ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ नज्द। नज्द का मतलब यहाँ है अरब से। नज्द का मतलब है यहाँ पर अरब से। पटना एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है लगभग 40 सालों के लिए, और इनका मेन पर्पस था कि जो ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है, ब्रिटिश का जो रूल है, उसको हटाना। और साथ ही साथ ये लोग ये मानते थे कि ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जाना अन इस्लामिक है, और इसलिए ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो ख़त्म होना चाहिए। इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी था, जैसे कि मैंने बताया, दारुल हर्ब, जो कि इंडिया को ये मानते थे, और वहाँ से इनका एम था कि इसको कन्वर्ट किया जाए दारुल इस्लाम में। 4 खलीफा इन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया था बिहार में। उनके नाम आप याद रखिए, एक है विलायत अली, उसके बाद इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन एंड अब्दुल्ला। ये 4 खलीफा जो है जिनको कि बिहार में अपॉइंट किया गया था, और इनका मेन फंक्शन था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ से पैसा कलेक्ट किया जाए, और जो मेन सेंटर था इसका लाहौर पंजाब, वहाँ पर उसको भेजा जाए, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ से रिक्रूट्स यानी कि यंग स्टूडेंट जो थे उनको वहाँ पर भेजा जाए। तो ये था वहाबी रिवॉल्ट। काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं इनमें, आप उसको याद रखिए। जैसे कि साहब सैयद अहमद बरेलवी, स्पेशली इंडिया में ये फाउंडर हैं। वहाबी रिवॉल्ट का एक और नाम से जाना जाता है वलीउल्लाह रिवॉल्ट, यह भी आप याद रखिए, वलीउल्लाह रिवॉल्ट। इसका पॉलिटिकल मोटिव भी था, और ये एक रिलीजियस मूवमेंट भी था। वहाबी का मतलब आप याद रख सकते हैं अ डिसिपल ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ नज्द। मेन फंक्शन क्या था इनका कि पैसे कलेक्ट करना और यहाँ से भेजना, और साथ ही साथ जो यंग रिक्रूट्स हैं उनको, जो मेन सेंटर था इसका जो कि लाहौर और पंजाब में था, तो वहाँ पर उसको भेजना। ये था वहाबी रिवॉल्ट। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग चेरो रिवॉल्ट के बारे में। चेरो रिवॉल्ट अगर रीजन की बात की जाए तो ये हुआ था पलामू बिहार में। ये था पलामू बिहार में हुआ था। चेरो रिवॉल्ट किया किसने था? तो चेरो रिवॉल्ट जो था वो एक चेरो फार्मर भूखन सिंह ने किया था। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि चेरो रिवॉल्ट हुआ कहाँ था, तो पलामू बिहार में। किसने किया था? तो चेरो फार्मर भूखन सिंह, जो कि लीडर था चेरो रिवॉल्ट का, और साथ ही साथ इसके साथ जो चेरो फार्मर्स थे वो साथ में थे। इन लोगों ने मिलकर के चेरो रिवॉल्ट लगभग 1799 से लेकर के 1801 के बीच में पलामू बिहार में किया था। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी देखते हैं और समझते हैं कि ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था, किसके वजह से हुआ था। तो 1780s के आसपास जो पलामू है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक माइनर किंग जिसका नाम था चूड़ामन राय, इसको बिठाया था। यानी कि ये कोई भी काम जो चूड़ामन राय जो कि पलामू का किंग था, इसको राजा साहिब ऑफ पलामू बोलते थे, राजा साहिब ऑफ पलामू, इसको बिठाया था। तो ये सारा काम जो था वो अंग्रेजों से पूछ कर ही करते थे, यानी कि इनका अपना कोई सॉवरेनिटी नहीं था। ये बिल्कुल एक तरीके से ब्रिटिशर्स के प्यूपेट थे, तो इनका जो भी काम होता था वो उनसे पूछ कर ही करते थे। तो 1780s में एक ब्रिटिशर्स ने माइनर किंग चूड़ामन राय को वहाँ पर बिठा दिया। इसके अलावा जो पूरे राज्य है उसका जो मेंटेनेंस है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके देख रेख में था? तो वो था शिव प्रसाद के देख रेख में था। यानी कि नाम के राजा थे चूड़ामन राय, सारा काम जो था वो करता था कौन? शिव प्रसाद जो है वो वहाँ का एक प्रमुख जागीरदार था। यानी कि इसके हाथ में, इसके अंडर में काफी सारे लैंड्स थे, काफी सारे लैंड ये ओन करता था।
तो चूंकि चुरामन राय जो था वो एक माइनर था, इनएक्सपीरियंस था, तो उस प्रदेश में, उस राज्य में शिव प्रसाद और इसके जो अपने लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया करते थे। यानी कि जैसे जो इनका लैंड है इसके ऊपर रिवेन्यू गवर्नमेंट को न देना, जो दूसरे लैंड है वहाँ से फोर्सफुली रेवेन्यू कलेक्ट करना, और गवर्नमेंट यानी कि जो चुरामन राय था इसको न देना, तो ये सारे जो है वो ये करता था। साथ ही साथ फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो ये सारा काम शिव प्रसाद के अंडर में हो रहा था, चुरामन राय के अंडर में नहीं हो रहा था, जो कि वहाँ का राजा था। तो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो फार्मर्स, जो कि मेनली चेरो थे, वो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान रहते थे। और एक समय ऐसा आया जब इनका जो गुस्सा है वो फूटा और उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। चुरामन राय ने काफ़ी कोशिश की। बीच में जब चुरामन राय अडल्ट हुआ, यानी कि इसको अपनी समझदारी और अपने जो बुद्धि है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने जो कलेक्टर थे उसको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पर सजवाल को अपॉइंट कीजिए। सजवाल जो थे वो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते थे, जो कि वैसे जागीरदार जहाँ पर कलेक्शन जो था, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता था, काफ़ी कम होता था, वो अक्सर डिफॉल्ट करते थे, तो वहाँ पर वो जाते थे और फोर्सफुली वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बट ये जो इनका टैक्टिक था वो भी काफ़ी काम नहीं आया। जिसके बाद चेरो, जो कि एक कम्युनिटी थी वहाँ पर, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और ये रिवोल्ट किसने किया था? तो भूखन सिंह ने किया था। भूखन सिंह के साथ लगभग 1500 जो फार्मर्स थे वहाँ के, वो मिल करके इन्होंने रिवोल्ट किया। भूखन सिंह के साथ में और भी लीडर्स थे, जैसे कि सुरगुजा के कुछ लीडर्स थे, उसके अलावा तमार, ये सारे अलग अलग जगह हैं, सुरगुजा हो गया, तमार हो गया। तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने भूखन सिंह का साथ दिया इस रिवोल्ट में। जब रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तब ब्रिटिशर्स को जब इनकी भनक लगी कि काफ़ी रिवोल्ट था, इतना ज़्यादा हो गया था कि अब इसको दबाना ज़रूरी था, तब गया से मिलिट्री जो था वो, गया से जो तो मिलिट्री थी वो पलामू की तरफ चल दी। गया से मिलिट्री गई पलामू में वहाँ पर इनका जो भूखन सिंह और इनके जो साथी थे उनके साथ मुठभेड़ हुआ, यानी कि इनके साथ इनकाउंटर हुआ। जिसके बाद भूखन सिंह सुरगुजा भाग गया। सुरगुजा में फिर मिलिट्री पहुंची, वहां से फिर ये संबलपुर चला गया। तो जब भी फाइट होती थी तो भूखन सिंह अक्सर एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह तक चला जाता था। तो कुछ समय तक जो पूरा रीजन था वो शांत होता है, और लगभग 1802 के आसपास भूखन सिंह जो है उसकी मौत हो जाती है सिरघाटी में। सिरघाटी एक जगह है गया में, तो गया में इसकी एक मौत हो जाती है। जिसके बाद ये जो रिवोल्ट है वो शांत पड़ जाता है, और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये था चेरो रिवोल्ट, जो कि मेनली पलामू रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था। मेन लीडर्स कौन थे इसके? तो मेन लीडर थे भूखन सिंह। तो बस 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी कहानी आप इसका समझिए, आपको इसको याद करने में और जो लीडर्स है उसको याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये था चेरो रिवोल्ट। आइए PDF से देख लेते हैं। तो चेरो रिवोल्ट कौन से रीजन में था? पलामू में। चुरामन राय, जो कि पलामू के राजा थे, माइनर राजा, जो मेंटेनेंस था, जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास थी? शिव प्रसाद के पास। जब चुरामन राय अडल्ट होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेता है, तब जो शिव प्रसाद की जो भी गलत नीतियां थी या फिर जो उसका जो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन था उसके अगेंस्ट इसने क्या किया था? सजवाल की नियुक्ति कराई थी कलेक्टर से कह करके, बट ये टैक्टिक भी ज़्यादा काम नहीं आया। जिसके बाद फार्मर जो थे उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने लगभग अक्टूबर 1800 में भूखन सिंह के लीडरशिप में रिवोल्ट कर दिया।
भूकन सिंह का साथ किसने दिया? तो लीडर्स जो तो सुरगुजा के थे, तमार के थे, उन्होंने भूकन सिंह का इस रिवॉल्ट में साथ दिया। जब रिवॉल्ट काफी ज्यादा बढ़ गया तब गया से मिलिट्री भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए। उसके जो लेफ्टिनेंट थे वो रॉसगेज हैं। ये नाम आप याद कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नाम है नहीं। मेन इम्पोर्टेंट है आपका ये भूखन सिंह, और जो किस रीजन में हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भूखन सिंह अलग अलग जगहों पर हमेशा छिपता रहा। पहले सुरगुजा गया, उसके बाद फिर वो संबलपुर गया। संबलपुर एक्चुअली वो मराठा रीजन में आता था, क्योंकि उस वक्त मराठा जो थे उनका जो रीजन था वो काफ़ी बढ़ चुका था, काफ़ी बड़े रीजन पर वो उस वक्त रूल कर रहे थे। 1802 में इसका डेथ हो जाता है और वहाँ से ये जो रिवॉल्ट है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। ये था चेरो रिवॉल्ट। चेरो रिवॉल्ट में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना है। एक तो ये हुआ कहाँ पे था? तो पलामू में, और इसके लीडर कौन थे? तो वो था भूखन सिंह। भूखन सिंह, और उस वक्त जो राजा थे पलामू के वो कौन थे? तो वो था चुरावन राय। तो ये था चेरो रिवॉल्ट। तो इस लेक्चर में हमने दो रिवॉल्ट के बारे में देखा, वहाबी रिवॉल्ट और दूसरा है आपका चेरो रिवॉल्ट। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग आगे की जो रिवॉल्ट्स हैं, जो भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुआ या फिर सिविल अपराइजिंग्स है उसको पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका तमाक होगा, संथाल होगा, ट्राइबल रिवॉल्ट्स होगा। ये सारे रिवॉल्ट्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी इसमें अगर परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। उसको बिल्कुल कोशिश किया जाएगा कि उसको दूर किया जाए। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।